नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 दिसंबर सन 2025। द्वितीय तिथि आज दोपहर 12:53 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। आज 22 दिसंबर को मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में होता है और यह दिन गणित के महत्व को बढ़ाने के लिए समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जेल में बंद रामपाल को सम्मानित किया गया। हिसार में किसान यूनियन ने किसान रत्न पुरस्कार दिया। हरियाणा में भूकंप के झटके, रोहतक से 17 किलोमीटर दक्षिण में रहा केंद्र। हरियाणा में अब इन महिलाओं को भी मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए। योजना के लिए करें आवेदन। हरियाणा सरकार की इस योजना पर मिलेगी 16,000 रुपए की सब्सिडी। ठंड से बचेगी सब्जी की फसलें, जानेंगे पूरी अपडेट। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। मेघालय और यूपी थीम स्टेट। एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी अब हरियाणा में होगी पक्की, बताएंगे पूरी खबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब भर्ती के दौरान नहीं होगा नियमों में बदलाव। हरियाणा में डिस्टेंस से 10वीं व 12वीं करना हुआ आसान। साल में 2 बार होंगे एग्जाम। भिवानी बोर्ड देगा पाठ्य सामग्री। स्टडी सेंटर भी खुलेंगे। बीएसएफ में 50% पद एक्स अग्निवीरों के लिए रिजर्व किए। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के नियमों में हुआ बदलाव, बताएंगे पूरी खबर। रेल किराया बढ़ा। भोपाल से दिल्ली जाने के लिए अब 16 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। 26 दिसंबर से नए नियम होंगे लागू। और पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप जीता। भारत को 191 रनों से हराया। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों की ओर चल रही उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं ने हरियाणा में एकदम से ठंड बढ़ा दी है। खासकर प्रदेश के उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। यहाँ दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। रात और दिन का तापमान का अंतर घटने से लोगों को जबरदस्त ठंड महसूस हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना जताई है। वहीं IMD ने 8 शहरों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद शामिल है। उधर धुंध को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट या फिर लो बीम हेडलाइट का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। अनावश्यक ओवरटेकिंग, मोबाइल के इस्तेमाल और मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करने से बचने की अपील की गई है। वहीं कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। एक्सप्रेस ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही है। मालवा एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनें लेट चल रही है। रोडवेज ने भी रात और अल सुबह चलने वाली बसें अधिकतर डिपो से रद्द कर दी हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे राज्य में 23 दिसंबर तक मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। 23 दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से विशेषकर रात्रि तापमान में फिर से गिरावट संभव है। हरियाणा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक शुरू हो चुका है, जिसके चलते न केवल जनमानस बल्कि पशुओं और फसलों पर भी असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि बागवानी विभाग सब्जियों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए एक खास योजना लेकर आया है, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। सब्जी की फसलों को ठंड और कोहरे के नुकसान से बचाने के लिए विभाग द्वारा मल्चिंग और लो टनल प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से मल्चिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले किसानों को 16,000 रुपए प्रति 2.5 एकड़ के हिसाब से सब्सिडी राशि प्रदान की जा रही है। वहीं लो टनल प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले किसानों को 14.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ये सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में एक किसान 10,000 प्रति वर्ग मीटर तक का लाभ उठा सकता है। इस प्रणाली से किसानों को बम्पर पैदावार मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। हरियाणा में ओपन या डिस्टेंस से 10वीं या फिर 12वीं करना आसान होगा। जो विद्यार्थी रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कई अहम बदलाव किए हैं, जिससे कि डिस्टेंस एजुकेशन अब आसान होगी। जिसमें साल भर में एक की बजाय अब 2 बार यानी मई व दिसंबर में एग्जाम होंगे। पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना व कक्षाएं लगवाना भी इसमें शामिल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि हरियाणा ओपन स्कूल यानी डिस्टेंस एजुकेशन का उद्देश्य है कि ऐसे विद्यार्थियों या लोगों को साक्षर करना या शिक्षा के अवसर प्रदान करना होता है जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पाए, यानी उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट करीब 1992 से चल रहा है।
हरियाणा के विंटर सेशन में शनिवार रविवार का ब्रेक भले ही हो, लेकिन सत्ता व विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। आज यानी सोमवार को कांग्रेस के 3 विधायकों के रवैये को लेकर हंगामा होना तय माना जा रहा है। भाजपा की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें सदन के दौरान झज्जर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल को लेडी मार्शल पर हाथ उठाते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस वक्त का है जब विधानसभा स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने कांग्रेस के 9 विधायकों को नेम किया। उन्हें जबरदस्ती बाहर करने के लिए मार्शल बुलाए गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लेडी मार्शल भुक्कल को सदन से बाहर करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान बहस होती है, जिसके बाद गीता भुक्कल मार्शल को थप्पड़ दिखाती हुई दिख रही है। इसके अलावा सोनीपत के बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ बालू के एक बयान पर भी हंगामा होने की संभावना है। नरवाल ने कहा था कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में जमकर पैसे बांटे। विनोद शर्मा की पत्नी एवं कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी सोमवार को ये मामला सदन में उठाएंगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि इन मामलों को विधानसभा स्पीकर के सामने लिखित रूप में रखा जाएगा। हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल महाराज को भारतीय किसान यूनियन ने किसान रत्न से सम्मानित किया है। 21 दिसंबर को हिसार के डाया गांव में इसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां रामपाल महाराज का स्टैचू लगाया गया। स्टैचू को खास बने एक सिंहासन पर बैठाया गया। स्टैचू को ही किसान रत्न रूपी सम्मान दिया गया। रामपाल के स्टैचू को ही हल, गदा और एक पेंटिंग दी गई, जिसमें रामपाल खुद हल चलाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन अमावता के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा व उनकी टीम की ओर से सम्मान दिया गया है। इस कार्यक्रम में आसपास के 100 गांव के ग्रामीणों को निमंत्रण दिया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंच पर रामपाल द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद रामपाल के प्रवचन चलाए गए। सुबह 10 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम करीब 4 घंटे तक चला। हिंसा फैलाने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल के भाई महेंद्र सिंह और दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज भी कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा रामपाल के अनुयायी भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक भारतीय किसान यूनियन अमावता के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा ने बताया कि रामपाल ने हिसार के 300 बाढ़ग्रस्त गांव में किसानों की मदद की है, इसलिए सभी ग्रामीण उनको किसान रत्न से सम्मानित करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए रामपाल किसानों के लिए खर्च कर चुके हैं, ऐसे में हम उनका सम्मान कर रहे हैं। इससे पहले भी 10 दिसंबर को हिसार के धीरणवास गांव में रामपाल महाराज के सम्मान समारोह में कार्यक्रम किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। यहाँ 85 गाँव और 12 खाप पंचायतों ने संयुक्त रूप से रामपाल को किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया था। हरियाणा में रोहतक सहित आसपास के कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दोपहर बाद रोहतक के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप भारतीय समय अनुसार रविवार दोपहर 12:13 पर सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में आया। इससे पहले भी 10 अगस्त को झज्जर में रविवार को शाम 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता उस समय रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। बता दें कि भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून से लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक जमीन के नीचे एक फॉल्ट लाइन है। इसमें जब भी प्लेट मूवमेंट करती हैं तो इसके आपस में टकराने से कंपन पैदा होती है, जिससे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में सांस्कृतिक रंगों से सजा 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस बार मेले में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को पूर्वोत्तर राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का खास स्वाद चखने का अवसर भी मिलेगा। इस बार सूरजकुंड मेले में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम की सांस्कृतिक भागीदारी देखने को मिलेगी। इन राज्यों की पारंपरिक कला, संस्कृति और खान पान मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सूरजकुंड मेले में इस वर्ष मेघालय और उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है, जबकि मिस्र को पार्टनर कंट्री के रूप में घोषित किया गया है। दोनों थीम स्टेट के 4 विशेष फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन परोसे जाएंगे। मेला परिसर में इस समय साफ सफाई, लिपाई पुताई और नई हट्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रोहतक में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक भारत भूषण बत्रा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने अंबेडकर चौक पर सरकार का पुतला फूंका, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध भी जताया। प्रदर्शन के दौरान विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि भाजपा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सरकार बनने के 11 साल बाद मनरेगा का नाम बदलना पड़ा। योजना में बदलाव कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? नाम बदलकर इसमें राम को लाया गया है। एक साजिश के तहत भाजपा ने महात्मा गांधी का नाम हटाया है।
है। MLA भारत भूषण बत्रा ने कहा कि कुछ विघटन शक्तियां हैं जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने पर देश की जनभावना को ठेस पहुंची है। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई और भाजपा ने उनके नाम से चल रही योजनाओं में से उनके नाम को ही हटा दिया, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, भाजपा उन सिद्धांतों के खिलाफ काम करती है। समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कभी हिंदू मुसलमान तो कभी दलितों का नारा देकर आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में कांस्टेबल भर्ती के लिए एक्स अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसे लेकर 18 दिसंबर को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर यानी नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में बदलाव किए हैं। इसी के साथ एक्स अग्निवीरों के पहले बैच को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, वहीं बाद के बैचेज को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार BSF में कांस्टेबल भर्ती के पहले फेज में एक्स अग्निवीरों के लिए रिजर्व की गई 50% वैकेंसीज को भरने का काम नोडल फोर्स करेगी। दूसरे फेज का रिक्रूटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC करेगी, जिसमें वो कैंडिडेट होंगे जो अग्निवीर नहीं है। पहले फेज में खाली बचे पदों को भी इस दूसरे फेज में भरा जाएगा। BSF के डायरेक्टर जनरल हर साल जरूरत के हिसाब से महिला कैंडिडेट्स की वैकेंसीज तय करेंगे। इसके अलावा एक्स अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। हालांकि अन्य कैंडिडेट्स की तरह ही एक्स अग्निवीरों को लिखित परीक्षा देनी होगी। सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी के लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार चयन प्रक्रिया के बीच में नई शर्त जोड़ना बिल्कुल भी वैध नहीं है और कोर्ट ने इसे अवैध माना है। हरियाणा पावर यूटिलिटीज में टेक्निकल डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सालों से चले आ रहे विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों को बदलकर किसी भी अधिकारी को उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह याचिकाकर्ता के दावे का नए सिरे से इवेल्युएशन करे। अगर वह उस वक्त लागू किए गए नियमों के मुताबिक योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें सभी देश सेवा व वित्तीय लाभ दिए जाएं। कोर्ट के आदेश के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी के मामले की फिर से जांच की जाएगी। वह अब पदोन्नति का नए सिरे से मूल्यांकन भी होगा। PGI चंडीगढ़ द्वारा काउंटर क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार BCom या रिलेटेड सब्जेक्ट सहित ग्रेजुएट होने चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 24 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार 24 दिसंबर 2025 को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्टिंग का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। सुबह 10:15 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवारों को एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। सैलरी 26,902 रुपए पर मंथ मिलेगी। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। दरअसल 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। रेलवे ने सब अर्बन यानी उपनगरीय ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट यानी MST की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिले के कई गांवों के धन्यवादी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई एक बड़ी घोषणा करते हुए महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने इस योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल पाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देने के लिए हमारी सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रदेश की तकरीबन 10 लाख महिलाओं को 2100 रुपए की
2 किस्तें मंजूर कर दी गई हैं, यानी कि भेज दी जा चुकी हैं। 2100 रुपए की 2 किस्त जारी की जा चुकी हैं। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिस परिवारों की सालाना आमदनी 1,40,000 रुपए तक है, अब उन परिवारों की महिलाएं भी लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्हें भी इस योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर लाडो लक्ष्मी योजना ऐप डाउनलोड करके सारी जानकारी भरते हुए ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदनकर्ता महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए और आयु की बात करें, आयु कम से कम 23 साल या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के खुद के घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने राज्य के भूमिहीन लोगों को 100 गज के प्लाट देने का फैसला लिया है। प्लाट धारकों को पीएम आवास योजना से जोड़कर मकान निर्माण के लिए एक निश्चित राशि देने का भी वायदा किया गया है, ताकि वे अपने घर का सपना पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने बताया कि शहरी आवास योजना के तहत करीब 15,000 लोगों को 30-30 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। जल्द ही इसकी दूसरी किस्त के रूप में भी 30-30 गज के प्लाट दिए जाएंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही युवाओं के लिए भी विभिन्न पदों पर भर्तियां लेकर आ रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले बारिश के कारण हुए जल भराव के चलते खराब हुई फसलों के कारण किसानों को 116 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि के रूप में प्रदान किए गए हैं। सीएम ने कहा कि महाग्राम विकास योजना के तहत गाँव में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि समूचे हरियाणा के एक समान विकास को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी सोमवार को यह बिल पेश होगा। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब राज्य सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। वहीं वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें भी 58 साल तक की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेशिया का लाभ भी मिलेगा। उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल की हो गई है या फिर जिन्हें हटा दिया गया हो या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।